सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग सिंक्रोनस मशीन के इम्पोर्टेंट फेजर डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि अगर अल्टरनेटर के केस में हम लोग एक्साइटेशन चेंज करते हैं, किलो वाट आउटपुट कांस्टेंट रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, उस पर्टिकुलर केसेस में पावर फैक्टर ओवर एक्साइटेड होगा, पावर फैक्टर लैगिंग कब होगा, लीडिंग कब होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे कब होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन कब होगा। इन सारी चीज़ों को फेजर के थ्रू एनालाइज करते हैं, जिससे एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग सिंक्रोनस मशीन में क्रिएट कर सकें। तो मल्टीपल सेशन इसमें देखने के लिए मिलेंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटर के रेस्पेक्ट में कि किलोवाट आउटपुट आपका कांस्टेंट है एंड एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं, तो क्या फिजिकल फेजर वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में अल्टरनेटर के ही रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे कि जब फील्ड करंट एक्साइटेशन हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है एंड किलोवाट आउटपुट चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केसेस में क्या सिनेरियो रहने वाला है। सिमिलरली दोनों केसेस को हम लोग सिंक्रोनस मोटर के टर्म्स में नेक्स्ट सेशंस में एनालाइज करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए गेट एकेडमी में आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं, और गेट एकेडमी का जो कोर्स है आरआरबी जेई 2024 के लिए सीबीटी 1 आप लोगों को 499 एंड सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों जो है 777 में अवेलेबल कराया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज जरूर करिए। वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स, और जिस दिन आप परचेस करते हैं उसी सेम डेट पे इमीडिएटली आप लोगों को सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है ऑफिशियल आरआरबी जेई के सिलेबस में, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज जरूर करिए। नेक्स्ट, गेट एस्पिरेंट्स जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो 2200 में आप कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। एंड गेट 2026 एंड 2027 के लिए रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने वाले 4,444 रुपीज़ एंड 6,666 रुपीज़ में इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। जो एस्पिरेंट्स 2026 एंड 2027 में एनरोल करते हैं उनके लिए फ्री स्मार्ट कोर्स जो कि गेट एकेडमी के द्वारा डिजाइन किया गया है, डोपामाइन कोर्स आप लोगों को 2026 एंड 2027 के कोर्सेज के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। गेट एकेडमी का और भी कुछ कोर्सेज हैं जिसमें हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है। अदर जो कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है 777 में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो जो है 999 में, एंड ईएससी नॉन टेक्निकल जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये सारे कोर्सेज जो हैं आप लोगों को 777 में अवेलेबल हैं। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट चाहिए या फिर कॉम्बिनेशंस में चाहिए तो आप उसके लिए वेबसाइट विजिट करके अपने रिक्वायरमेंट्स भेज सकते हैं। कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट्स और सिंगल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि नेटवर्क के साथ अगर आपको कंट्रोल सिस्टम चाहिए, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक के साथ इलेक्ट्रिकल मशीन चाहिए, पावर सिस्टम चाहिए, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में भी आप परचेस कर सकते हैं। गेट एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज है गेट 2025 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रेस्पेक्टिवली बात करें हम लोग, तो टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 12 टेस्ट हैं बेसिक लेवल के, एंड एडवांस लेवल के 12 टेस्ट अगेन है, एंड मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 टेस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि वेल डिजाइन क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जैक्ट आपको एक्सपीरियंस कराएंगे ऑफिशियल गेट पेपर का। और इन 76 टेस्ट के साथ आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करें एप्टीट्यूड बुक के बारे में। तो गेट एकेडमी का एप्टीट्यूड बुक, अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड बुक तक पहुंचेंगे। एंड 222 में अवेलेबल है, जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, और इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है, एंड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर गेट क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो जो कि आपके प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो डिस्कशन होने वाला है
effect of change in excitation at constant kilowatt output with respect to alternator. अल्टरनेटर के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, और अल्टरनेटर का क्या मतलब होता है सिंक्रोनस जनरेटर से, सिंक्रोनस जनरेटर से, राइट। सिंक्रोनस जनरेटर को ही हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं। तो अल्टरनेटर के रेस्पेक्ट में बात करें कि अल्टरनेटर आपका किससे कनेक्टेड है, इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है, मतलब पावर ग्रिड से कनेक्टेड है, उस केस में हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। और एज ऑफ नाउ लैगिंग ऑपरेटेड पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है। ये सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए, हम लोग समझेंगे फेजर डायग्राम में। फील्ड करंट एक्साइटेशन यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, एंड स्टीम पावर इनपुट कांस्टेंट किए हुए हैं, राइट। स्टीम पावर इनपुट जो दे रहे हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ टर्बाइन, प्राइम मूवर इनपुट जो दे रहे हैं वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है। और फील्ड करंट एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो क्या वेरिएशंस आपके फेजर डायग्राम्स में देखने के लिए मिलेंगे, उसको एनालाइज करना आज का एजेंडा है हम लोगों का, राइट। देखिए अल्टरनेटर का इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम लोग ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, तो ये फील्ड करंट फील्ड वाइंडिंग होता है कुछ इस तरीके से। डीसी एक्साइटेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, डीसी एक्साइटेशन। और यहाँ पे आपको आर्मेचर वाइंडिंग्स, सॉरी आर्मेचर सर्क्यूटरी देखने के लिए मिलेगी। और अल्टरनेटर का जो आर्मेचर सॉरी आपका रोटर पार्ट होता है वो प्राइम मूवर से कनेक्टेड होता है। इस तरीके से मैकेनिकल इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। देन यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेजेस देखने के लिए मिलते हैं, प्लस एंड माइनस वी टी। दिस इज ई एफ एट एन एंगल, सम पॉजिटिव एंगल डेल्टा विथ रेस्पेक्ट टू अल्टरनेटर। एंड यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इसको आई ए एट एन एंगल फाई कहेंगे, फाई इज दी लोड पावर फैक्टर एंगल। और यहाँ पे आप लोड कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड्स होते हैं ना, ये रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया, इंडक्टर कनेक्ट किया, इस तरीके से लोड कनेक्ट करेंगे आप, लोड इलेक्ट्रिकल लोड्स। तो ये पूरा इक्विवेलेंट सर्किट होता है सिंक्रोनस जनरेटर का। तो हम लोग बात करते हैं कि अल्टरनेटर आपका कैसा कनेक्टेड है, ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, राइट, नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। लैगिंग ऑपरेटेड पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है। फील्ड करंट एक्साइटेशन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, फील्ड करंट एक्साइटेशन को चेंज कर रहे हैं। तो उसका इफेक्ट क्या देखने के लिए मिलेगा, अगर आर्मेचर कंडक्टर्स, आर्मेचर कहाँ पे होता है अल्टरनेटर के केस में, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर का पार्ट होता है, दूसरा रोटर का पार्ट होता है। स्टेटर वाला जो पार्ट होता है अल्टरनेटर के केस में, अल्टरनेटर के स्टेटर में हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग्स प्लेस करते हैं, स्टेटर आउटर पार्ट में हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस करते हैं। एंड जो इनर पार्ट होता है, रोटर वाला जो पार्ट होता है, जो कि शाफ्ट के थ्रू आपके प्राइम मूवर से कनेक्टेड होता है, मैकेनिकल पावर इनपुट प्राइम मूवर में प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइम मूवर रोटेट करता है, रन करता है काइंड ऑफ टर्बाइन। तो उसका जो शाफ्ट होता है अल्टरनेटर के शाफ्ट के साथ डायरेक्टली मैकेनिकली कपल्ड होता है। एंड जब प्राइम मूवर रोटेट करेगा तो जो कि मैकेनिकली कपल्ड होने के कारण अल्टरनेटर का भी शाफ्ट रन करेगा, मतलब रोटर ऑफ अल्टरनेटर रन करेगा, रोटेट करेगा। ये पूरा सिनेरियो होता है, राइट। और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में होती है, अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो रोटर में होती है। इतना बेसिक आइडिया सभी को मालूम है, सभी इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं जो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ चुके हुए हैं, राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फील्ड करंट एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती है, आपके रोटर में होती है। कि सपोज करिए एन और एस पोल्स, इस तरीके से कोई सैलिएंट पोल मशीन है या फिर कोई भी सिलेंड्रिकल मशीन भी है, तो सिलेंड्रिकल मशीन में भी आप लोग फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर सिलेंड्रिकल रोटर कुछ इस तरीके से है, ये शाफ्ट की को रिप्रेजेंट कर रहा है, शाफ्ट की का मतलब होता है रोटर को रिप्रेजेंट करना। और यहाँ पे स्लॉट्स प्रोवाइड करके अगर एक कंडक्टर मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, उसी कंडक्टर को यहाँ पे बाहर ले आता हूँ, तो क्रॉस डॉट, अगर करंट कुछ डीसी करंट का इंजेक्शन इस तरीके से हम लोगों ने किया, तो क्रॉस डॉट राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी। मतलब फ्लक्स लाइंस बॉडी से होके एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, मतलब कि ये कौन सा पोल होगा, एन पोल ऑफ द रोटर एंड एस पोल ऑफ द रोटर होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग जिसमें क्या हम लोगों ने दिया हुआ है, डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड, यही फील्ड वाइंडिंग में डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड किया हुआ है। अब इस डीसी एक्साइटेशन को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो फील्ड करंट चेंज होगा कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, फील्ड करंट वेरी करेगा।
अब फील्ड करंट वेरी करेगा, मतलब फील्ड फ्लक्स लाइंस, अब ऑब्वियस सी बात है ना कि जितनी ज्यादा करंट यहाँ पे सप्लाई करेंगे, जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड का, उतनी ज्यादा यहाँ से रोटर से फ्लक्स लाइंस निकलेंगी, उतनी ज्यादा फ्लक्स लाइंस निकलेंगी, उतना ही एन पोल जो है रोटर का वो स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही एस पोल ऑफ द रोटर स्ट्रॉन्गर होगा। तो मतलब ये सपोज करते हैं कि यही सिलेंड्रिकल रोटर में एन पोल यहाँ पे है, एस पोल यहाँ पे है, अगर हम लोगों ने फील्ड करंट एक्साइटेशन बढ़ा दिया तो ये फ्लक्स लाइंस जो निकल रही हैं, जो कि स्टेटर पे तक पहुंचेंगी, एयर गैप तक इंटरेक्ट करेंगी, तो ये फ्लक्स लाइन से स्ट्रॉन्गर होंगी। और ये फ्लक्स लाइन जब स्ट्रॉन्ग हो रही हैं फील्ड करंट बढ़ाने से, तो देखिए रोटेशन कैसा हो रहा है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, रोटर आपका प्राइम मूवर के साथ कनेक्टेड है। प्राइम मूवर में स्टीम पावर इनपुट आपने दिया, उसका शाफ्ट रोटेट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है रोटर को भी, जो कि जनरेटर का रोटर है, उसको भी इस डायरेक्शन में रन करना पड़ेगा। और फील्ड करंट बढ़ाने से फ्लक्स लाइंस बढ़ी हुई हैं और ये इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से रन कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटर की स्पीड नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट स्पीड मशीन है। तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ हाई फ्लक्स लाइंस, जो कि फ्लक्स लाइन फील्ड करंट बढ़ाने से इंक्रीज हो गई, ये स्पेस में इस डायरेक्शन में रन कर रही है। अब आर्मेचर में क्या रखा हुआ है, आर्मेचर कंडक्टर्स रखे हुए हैं। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे रखी हुई है, स्टेटर में रखी हुई है। स्टेटर में आर्मेचर कंडक्टर्स प्लेस्ड हैं, आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड है, जो कि स्टैटिक ऐसे रखे हुए हैं। अब ये रोटर जो है, आर्मेचर रोटर के जो फ्लक्स लाइंस हैं वो आर्मेचर कंडक्टर्स को कट करेंगी, तो जिसके कारण यहाँ पे आर्मेचर में वोल्टेजेस डेवलप होंगे। उस इंटरनल इंड्यूस वोल्टेजेस को हम लोग कहते हैं ईएफ। ईएफ कहाँ पे डेवलप होता है, बात करते हैं इसके बारे में। ईएफ कहाँ पे डेवलप होगा, अब देखिए ये रोटर वाला पार्ट था और इसके ऊपर में आपको स्टेटर रफली ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इस तरीके से स्टेटर आपको टॉप में देखने के लिए मिलेगा, आउटर कवर, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर्स आपने तीनों फेसेस के रेस्पेक्ट में रखा हुआ है। ये ए फेस का कंडक्टर है, ये बी फेस का कंडक्टर है, ये सी फेस का कंडक्टर है, और ये रोटर इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, राइट। तो ये फ्लक्स लाइंस, फील्ड करंट बढ़ाने से फ्लक्स लाइंस बढ़ी हुई हैं। फ्लक्स जब बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे जो इंटरनल इंड्यूस वोल्टेजेस ईएफ डेवलप होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मतलब कि आईएफ बढ़ाने से, ईएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ईएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन5। बाकी सभी डीसी मशीन में भी आपने पढ़ा होगा कि स्पीड और फ्लक्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि अल्टरनेटर के रेस्पेक्ट में बात करें तो अल्टरनेटर की स्पीड नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट होती है, तो ये किस पे और किस पे, केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फील्ड करंट के। फील्ड करंट एक्साइटेशन जितना आप बढ़ाते चले जाइए, यहाँ से फ्लक्स लाइंस उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, राइट। फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएफ बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आईएफ के बढ़ाने से क्या बढ़ता है, फील्ड करंट एक्साइटेशन बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, ईएफ बढ़ेगा, इंटरनल इंड्यूस वोल्टेजेस ईएफ बढ़ेगा। मतलब ईएफ कहीं पे भी ग्रेटर, स्मॉलर और लार्जर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब है फील्ड करंट एक्साइटेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है कि फील्ड करंट एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलेगा, ईएफ की वैल्यू चेंज होगी। फील्ड करंट बढ़ाने से ईएफ की वैल्यू चेंज होगी। स्टीम पावर इनपुट क्या है, स्टीम पावर इनपुट कांस्टेंट बना हुआ है। स्टीम पावर इनपुट में कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पावर के बारे में, राइट। पावर का दो एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। पावर इनपुट क्या है, इनपुट जब कांस्टेंट है आउटपुट भी कांस्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टॉपिक टाइटल लिखा हुआ है कांस्टेंट किलोवाट आउटपुट। इसका मतलब यही हुआ है स्टीम पावर इनपुट कांस्टेंट है, या फिर जो भी लोड का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल लोड, वो चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल एक्साइटेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं, राइट। तो पावर का एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है हम लोगों को स्टीम पावर इनपुट, मतलब कि एक्टिव पावर, पावर इज कांस्टेंट। पावर का एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पावर कैन बी रिटन एज VT IA cos phi और पावर कैन बी रिटन एज EF VT अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। ये दोनों एक्सप्रेशन से आप लोग परिचित होंगे कि पावर का एक्सप्रेशन जब केवल और केवल सिंक्रोनस रिएक्टेंस है तो EF VT अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव पावर को। और पावर दोनों केसेस में क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसीलिए रेड कलर के पेन से हम लोगों ने मार्क कर दिया कि पावर आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ये इन्फानाइट बस के साथ कनेक्टेड है। इन्फानाइट बस मतलब कि नेशनल ग्रिड, नेशनल ग्रिड का वोल्टेज लेवल जो होता है वो कांस्टेंट होता है।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं है कि आपने लोड इंक्रीज करना चालू कर दिए तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज डाउन होना चालू हो जाएगा। या फिर कोई इंडिपेंडेंट मशीन नहीं है, नेशनल ग्रिड है, थाउजेंड्स ऑफ अल्टरनेटर कनेक्टेड है। इन्फिनाइट बस का मतलब होता है वन पर यूनिट, फिक्स्ड, वोल्टेज चेंज होने वाला नहीं है। बस का इन्फिनाइट बस का वोल्टेज क्या होता है, वी टी इज इक्वल टू वन पर यूनिट। जो वोल्टेज आपका देखने के लिए मिलेगा वो वन पर यूनिट। अब ये नेशनल ग्रिड, ये लोड के साथ नहीं, नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। और नेशनल ग्रिड के साथ अगर लोड कनेक्टेड है तो नेशनल ग्रिड का वोल्टेज मतलब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कितना देखने के लिए मिलेगा, वन पर यूनिट, जो कि इन्फिनाइट बस का वोल्टेज होता है, जो कि फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। इन्फिनाइट बस का वोल्टेज आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जब इन्फिनाइट बस का वोल्टेज नहीं चेंज कर सकते मतलब कि ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आर्मेचर करंट वेरिएबल है एंड कॉस फाई वेरिएबल है। पावर फैक्टर चेंज हो सकता है एंड आइए आर्मेचर करंट चेंज हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड मैनर में यहाँ पे लिखें कि पावर कांस्टेंट है, वीटी कांस्टेंट है, मतलब आइए कॉस फाई का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, ऐसा लिख सकते हैं ना। कांस्टेंट और वीटी अगर डिनोमिनेटर में चला जाता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या देगा, कांस्टेंट ही देगा। तो आइए cos फाई की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये एक कंक्लूजन हम लोगों को यहां से मिला जो कि इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यहाँ पे अगेन हम लोग बात करें स्टीम पावर इनपुट क्या है, पावर कांस्टेंट है। टर्मिनल वोल्टेज जो कि इन्फिनाइट बस के साथ अल्टरनेटर कनेक्टेड है मतलब कि कांस्टेंट है। सिंक्रोनस मशीन सॉरी का सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो होता है वो मशीन कांस्टेंट है। एक बार मशीन डिजाइन हो गई, डिजाइन इंजीनियर ने मशीन डिजाइन कर दिया, कितने नंबर ऑफ टन्स लगने हैं उसके हिसाब से लीकेज फ्लक्स ये सारी चीजें डिसाइड हो गई। अब सिंक्रोनस रिएक्टेंस मशीन कांस्टेंट है, उसको आप चेंज कर सकते हैं क्या, ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली एक्सेस की वैल्यू फॉर ऑल एनालिसिस कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, एक्सेस चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अगर पावर कांस्टेंट है तो ई एफ साइन डेल्टा, ये सारे कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइड में आ गए, तो ई एफ साइन डेल्टा इधर बचा जो कि इक्वल टू कांस्टेंट ही देखने के लिए मिलेगा। ई एफ साइन डेल्टा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगा। यहां से ये कंक्लूजन हम लोगों को मिल रहा है, राइट। तो यहां तक एनालिसिस बहुत ही सिंपल है, आशा करते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो यहां से एक इक्वेशन ये मिला हुआ है, दूसरा इक्वेशन ये मिला हुआ है, इन्हीं इक्वेशन के बेसिस पे हम लोगों को चीजों को एनालाइज करना है। क्यू आउटपुट, रिएक्टिव पावर आउटपुट का एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे पावर का एक्सप्रेशन होता है ई एफ पी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा, वैसे ही सिंक्रोनस मशीन में आपने पढ़ा होगा जनरेटर के केस में क्यू आउटपुट का एक्सप्रेशन जो होता है वी टी अपॉन एक्सेस ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वी टी, ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वी टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अब चलिए फेजर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए फेजर कभी भी ड्रॉ करना है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि अल्टरनेटर का ड्रॉ करना है कि मोटर का ड्रॉ करना है, सिंक्रोनस मोटर का। जब अल्टरनेटर का ड्रॉ करते हैं तो वीटी यहाँ पे हम लोग हमेशा, चाहे अल्टरनेटर का ड्रॉ कर रहे हैं चाहे सिंक्रोनस मोटर का ड्रॉ कर रहे हैं, वीटी हमेशा यहीं पे रहेगा, रेफरेंस एक्सिस। आप डिफरेंट फैशन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, नो इश्यूज, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वैसा। तो वीटी आपने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, राइट। अब ई एफ कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखिए अल्टरनेटर के केस में ई एफ इस तरफ आएगा, ई एफ कैन ई एफ लीड वीटी बाई एंगल डेल्टा, लीड कर रहा है ना। लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट में कभी भी डाउट हो तो सपोज करिए ये एक रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जर्वर को आप बैठा दीजिए, ऑब्जर्वर का फेसिंग इस तरफ रेफरेंस एक्सिस की तरफ होना चाहिए। ऑब्जर्वर कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है, रेफरेंस एक्सिस की तरफ फेसिंग है, और उसके राइट साइड में ऑब्जर्वर का राइट साइड कौन सा होगा, इधर वाला साइड, और ये लेफ्ट साइड होगा, राइट। ऑब्जर्वर का जो राइट साइड होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड हमेशा लैगिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट साइड हमेशा लीडिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे एक वीटी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, वीटी पे ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए और वीटी की तरफ फेसिंग करवाइए, उसकी ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब राइट साइड किस डायरेक्शन में होगा, ये राइट पोजीशन होगा और ये लेफ्ट पोजीशन होगा, राइट। तो राइट साइड में लैगिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट साइड में लीडिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लीडिंग और लैगिंग का क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग, आप समझ गए होंगे तो इन सारी चीजों को इरेज करते हैं जिससे क्रिस्टल क्लियर आइडिया हम लोग क्रिएट कर सकें, राइट।
तो लैगिंग और लीडिंग में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे फेजर कहीं पे भी है, किसी भी तरफ है, राइट साइड ऑब्जर्वर को बैठाइए और ऑब्जर्वर का जो राइट साइड होगा वो लैगिंग पोजीशन को, लेफ्ट साइड लीडिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स इट, इतना कॉन्सेप्ट बस आपको माइंड में रखना है। जस्ट अ सेकेंड। नाउ तो अगर जनरेटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, वीटी यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। और मोटर के केस में ड्रॉ करना है, मोटर के केस में ड्रॉ करना है तब भी वीटी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, कोई चेंजेस नहीं। अब जनरेटर में आपको याद रखना है कि ईएफ जो होगा वो वीटी से लीड करता है, लीड करता है मतलब इस डायरेक्शन में होगा और ये एंगल डेल्टा होगा, राइट। और मोटर के केस में ईएफ जो होगा वो वीटी से लैग करता है, लैग करता है मतलब ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर को यहाँ पे आप बैठाए हुए हैं और वीटी की तरफ फेसिंग किया हुआ है। वीटी की तरफ फेसिंग मतलब राइट साइड क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन जो होगा वो राइट साइड का होगा, ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट साइड का होगा, लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीडिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि ईएफ वीटी से डेल्टा एंगल से लीड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जर्वर आपने बैठाया हुआ है और ऊपर की तरफ फेसिंग किए हुए हैं तो ये लेफ्ट साइड में होगा, और लेफ्ट साइड मतलब कि लैगिंग साइड, मतलब कि ईएफ जो होगा मोटर के केस में वीटी से डेल्टा एंगल से लैग करेगा। और ये जो कंक्लूजन है वो फिक्स्ड है, वो सारे केसेस में सेम होगा, राइट। तो अगेन हम लोग बात करें कि वीटी यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि अल्टरनेटर के बारे में बात कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि अल्टरनेटर के केस के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वीटी हम लोगों ने लीडिंग को सॉरी ईएफ को वीटी के रेस्पेक्ट में लीडिंग रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। नाउ कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट सपोज कि अल्टरनेटर आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा था, तो वीटी के रेस्पेक्ट में लैगिंग मतलब लोड पे डिपेंड करेगा ना किस तरीके का लोड है एंड क्या है। तो लैगिंग पावर फैक्टर पे अगर लोड कनेक्टेड है, तो लैगिंग पावर फैक्टर पे अगर आपका अल्टरनेटर ऑपरेट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पे आईए एट एन एंगल फाई लिखा हुआ था, मतलब वीटी यहाँ पे वीटी था और यहाँ पे आईए था, तो वीटी के रेस्पेक्ट में आईए लीड क्या करेगा, लैग करेगा क्योंकि लैगिंग लोड कनेक्टेड है। तो वीटी जब यहाँ पे है तो ऑब्जर्वर को यहीं पे बैठाइए, वीटी की तरफ फेसिंग करिए, लैगिंग पोजीशन कौन सा होगा, राइट साइड होगा। और आईए हम लोगों ने कुछ इस तरीके से वीटी के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर दिया, तो वीटी और आईए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया और ये एंगल जो है फाई से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब आइए जब यहाँ पे है तो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, केवीएल अगर इक्वेशन लिखना है, जस्ट अ सेकंड, एक बार फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं नीट एंड क्लीन इक्विवेलेंट सर्किट जो है, बाकी सारी चीजें तो मेंशन्ड है ना। तो ये सारी चीजें अपने हैंड रिटन नोट्स में, अगर कोई डाउट है आपने नहीं समझा होगा तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सारी चीजें, क्योंकि ये वीडियो के फॉर्मेट में है तो आप मल्टीपल टाइम से इस वीडियो को देख के कमांड जो है फेजर डायग्राम में क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग एक बार इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। कि कुछ इस तरीके से था इक्विवेलेंट सर्किट और यहाँ पे ईएफ था, ईएफ एट एन एंगल पॉजिटिव डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटर, दिस इज एक्सेस एंड दिस इज वीटी एंड दिस इज आई ए एट एन एंगल फाई, और यहाँ पे आई एफ फील्ड करंट एक्साइटेशन, दिस इज प्राइम मूवर इनपुट, प्राइम मूवर, यही था इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहाँ पे करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो प्लस माइनस ऐसे क्रिएट करेगा और ये वोल्टेज डेवलप हुआ है, तो इस तरीके से वोल्टेजेस डेवलप होगा तभी तो करंट इस डायरेक्शन में सर्कुलेट हो पाएगा।
और लोड में वोल्ट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि वीटी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट थी। अगर आपको केवीएल इक्वेशन लिखना रहे तो आप कैसे लिखेंगे, ई एफ एट एन एंगल डेल्टा, तो पॉजिटिव साइन लिया आपने, देन यहाँ पे आई ए एट एन एंगल फाई एक्सेस, सॉरी जे एक्सेस, जे एक्सेस एंड माइनस वी टी एट एन एंगल जीरो इज इक्वल टू जीरो, ऐसा केवीएल इक्वेशन लिखा। अब वी टी एट एन एंगल जीरो अगर आपको चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं, ई एफ, वी टी को उधर ले जाइए और बाकी सब इधर ही रहने दीजिए। तो सॉरी, आई ए एट एन एंगल फाई जे एक्सेस, ऐसा आप लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से केवीएल इक्वेशन लिखा जा सकता है। केवीएल लिखा हुआ है, कोई बड़ी सी चीज नहीं लिखी हुई है। तो देखिएगा वीटी हम लोगों को मिल गया हुआ है, और ई एफ अगर चाहिए तो ई एफ अगर हम लोगों को चाहिए तो वीटी में ये ड्रॉप ऐड कर दें हम लोग कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एफ एट एन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू वी टी एट एन एंगल जीरो प्लस आई ए एट एन एंगल फाइव जे एक्सेस, राइट, ऐसा लिखा जा सकता है। दिस इज द इक्वेशन। तो ई एफ एट एन एंगल डेल्टा अगर हम लोगों को चाहिए, वी टी तो हम लोगों को पता है यहाँ पे ड्रॉ करना है, रेफरेंस फेजर वी टी, और वी टी के रेस्पेक्ट में आइए लैगिंग रिप्रेजेंट कर दिया ऑफ सम एंगल फाइव, क्योंकि लोड कैसा है, लैगिंग पावर फैक्टर पे कनेक्टेड है, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है। अब आइए एक्सेस वीटी में क्या ऐड करेंगे, जे आई ए एक्सेस ऐड करेंगे तब जाके ई एफ मिलेगा। वीटी में ये वाला फेजर ऐड करेंगे तब जाके ई एफ मिलेगा। तो वीटी में जे आई ए एक्सेस कैसे मिलेगा, आई ए जब ये है तो आई ए और जे एक्सेस मतलब कि इसका 90 डिग्री, तो आई ए एक्सेस ये मिलेगा ना। आई ए एक्सेस कहाँ पे रहेगा, इसी वाली लाइन पे रहेगा आई ए एक्सेस। तो वी टी यहाँ पे ड्रॉ किया और ई एफ यहाँ पे ड्रॉ किया हम लोग, सॉरी आई ए एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर यहाँ पे जो लाइन मिल रही है ये फेजर ऐड करने के बाद ये वाली लाइन मिलेगी, और यही लाइन का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा ई एफ को। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि सिंपली अगर हम लोगों को ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, वी टी ड्रॉ कर दिया, और आपका लोड कैसा एज्यूम किया हुआ है, लैगिंग, मतलब वीटी से सम एंगल फाइव पे ये करंट लैग कर रहा है। अब आइए जब यहाँ पे है तो जे आई ए एक्सेस कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा ऐसा, तो ये होगा आई ए एक्सेस, आई ए एक्सेस, और ये क्या होगा, ई एफ होगा। ये आपका ई एफ हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, राइट। तो ये फेजर बन के तैयार हो गया, यही चीज यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। फर्स्ट केस में ई एफ यहाँ पे ऐसा करके ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो आई ए टू यहाँ पे करंट का नेमिंग किया हुआ था, इसीलिए ये आई ए टू एक्सेस था, और ये क्या मिला, ई एफ टू मिला, राइट। तो सिंपल सा चीज है जो कि हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब देखिएगा कांस्टेंट किलोवाट आउटपुट का क्या मतलब हुआ कि आई ए कॉस फाइव, जो कि पी कांस्टेंट था, तभी तो ये कंक्लूजन मिला ना कि आई ए कॉस फाइव क्या है, कांस्टेंट है, एंड ई एफ साइन डेल्टा कांस्टेंट है। तो आई ए कॉस फाइव कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ, देखिए ये फाइव था ना, ये फाई था, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं जैसा कि आपको मालूम है। एक कंपोनेंट इस एक्सिस में बनेगा, एक कंपोनेंट इस एक्सिस में, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा। इस वाले कंपोनेंट को हम लोग आई ए कॉस फाई बोलेंगे, क्योंकि जिस रेफरेंस एक्सिस से एंगल बनाता है उस एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं, तो वो कॉस वाले कंपोनेंट के साथ जाता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उस वाले एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं तो वो साइन वाले कंपोनेंट में जाता है। ये लेंथ जो होगा वो आई ए साइन फाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए, आई ए कॉस फाई चाहिए। तो आई ए कॉस फाई ये वाला लेंथ हो गया, दिस इज आई ए कॉस फाई। तो इसलिए इस तरीके से एक्सटेंशन लाइन खींच दिया जो कि कांस्टेंट किलोवाट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सिमिलरली ई एफ कॉस डेल्टा, ई एफ कॉस डेल्टा भी कांस्टेंट होगा, सॉरी ई एफ साइन डेल्टा भी कांस्टेंट होगा, आई ए कॉस फाई एंड ई एफ साइन डेल्टा कांस्टेंट होगा। तो ई एफ साइन डेल्टा, तो देखिएगा ये वीटी से डेल्टा एंगल बना रहा था ना, वीटी से ऐसा डेल्टा एंगल बना रहा था।
तो कॉस डेल्टा कौन सा होगा, कॉस डेल्टा ये वाला लेंथ होगा, यहां से लेके पूरा यहां तक का लेंथ। और साइन डेल्टा कौन सा होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, मतलब किसके साथ नहीं बना रहा है, इसके साथ नहीं बना रहा है, ये एक रेफरेंस एक्सिस है, ऐसी करके कोई एक्सिस है जिसको ई एफ कह रहे हैं, और ये इस तरीके से रिजॉल्व करना है इसको, इसके साथ ये डेल्टा एंगल बना रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे ई एफ कॉस डेल्टा। और इसके साथ एक्सिस के, इस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रहा है, मतलब ई एफ साइन डेल्टा होगा ये, ई एफ साइन डेल्टा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, राइट। व्हाट हैपेंस, जस्ट अ सेकंड। तो ई एफ साइन डेल्टा कांस्टेंट है एंड आई ए कॉस फाई कांस्टेंट है, तो इसीलिए अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो इसीलिए हम लोगों ने एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर दिया हुआ है, राइट। तो ये वाली एक्सिस, ये वाला लेंथ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा लेंथ है, दिस इज ई एफ कॉस डेल्टा, इधर होगा साइन डेल्टा है, साइन डेल्टा। और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो आई ए कॉस फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी आई ए, हाँ कॉस फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई ए कॉस फाई। और ये दोनों कांस्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे एक एक्सिस खींच दिया हम लोगों ने डॉटेड लाइन, और यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन एक्सिस खींच दिया डॉटेड लाइन। अब जो भी फेजर वेरी करेंगे इसी लाइन के अंदर ही वेरी करेंगे, इसी साइड में वेरी करेंगे, राइट। और इसके अंदर ही वेरी करेंगे, इसके इधर नहीं जाएंगे। इधर जाने का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग किलोवाट आउटपुट, किलोवाट आउटपुट आप चेंज कर रहे हैं, मतलब आइए कॉस फाई चेंज कर रहे हैं। इसके इधर जाने का क्या मतलब है, किलोवाट आउटपुट आप चेंज कर रहे हैं, राइट। इंक्रीजिंग किलोवाट, यहाँ पे मेंशन है, मैंने लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, इधर जाने का मतलब है इंक्रीजिंग किलोवाट आउटपुट, इसका मतलब हो रहा है। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं कि फील्ड करंट एक्साइटेशन बढ़ाते हैं, फिर चीज़ों को एनालाइज करते हैं। देन इसी के बेसिस पे हम लोग फिर वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व भी एनालाइज कर सकते हैं, और भी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेजर डायग्राम, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनस मशीन्स में। सारे कंक्लूजन सिंक्रोनस मशीन के फेजर के थ्रू ही लिए जा सकते हैं, राइट। तो क्यू आउटपुट का ये एक्सप्रेशन था, राइट, वी टी अपॉन एक्सेस ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वी टी। तो ई एफ यहाँ पे हम लोगों को मिला। अब क्या कर रहे हैं, सपोज करिए फील्ड करंट एक्साइटेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, फील्ड करंट एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण ई एफ चेंज होगा, जो कि हम लोग एनालाइज कर चुके हुए हैं। और किलोवाट आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है, किलोवाट आउटपुट कांस्टेंट है। तो देखिएगा, फिर से हम लोग एक बार फेजर ड्रॉ करते हैं जिससे आपको मल्टीपल आइडिया मिल सके। अल्टरनेटर का केस था, इसीलिए वीटी यहाँ पे ड्रॉ किया एंड आई ए यहाँ पे ड्रॉ किया। आई ए लैगिंग पोजिशन, पावर फैक्टर लैगिंग लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इसी को एक्सटेंड करते हुए आई ए एक्सेस कैसा, इसका 90 डिग्री ड्रॉ करते हुए आई ए एक्सेस का पोजिशन ये होगा, दिस इज आई ए एक्सेस। और वी टी प्लस आई ए एक्सेस अगर हम लोग कर दें, दोनों को जोड़ दें तो ई एफ मिल जाएगा। कुछ ये बात हो रही थी, ई एफ वी टी से कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा। वी टी से आई ए कितना एंगल बना रहा है, फाई। अब आई ए कॉस फाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। आई ए कॉस फाई मतलब ये वाला लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। एंड ई एफ साइन डेल्टा, ई एफ कॉस डेल्टा इस एक्सिस में बनेगा, और ई एफ साइन डेल्टा इस वाली एक्सिस में बनेगा, ई एफ साइन डेल्टा। तो ई एफ साइन डेल्टा भी
साइन डेल्टा भी कांस्टेंट है। अगर इसको इस वाली एक्सिस को और ज्यादा इधर फेजर सारे ड्रॉ करें तो इसका मतलब होता है किलोवाट आउटपुट आप इंक्रीज कर रहे हैं। इसके इधर नहीं ड्रॉ करना है, इधर ड्रॉ करें तो इसका मतलब होता है किलोवाट आउटपुट आप इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। ये आप साइन डेल्टा कांस्टेंट मेंटेन नहीं किए हुए। तो ये कहानी थी अभी तक की। अब सेकंड केस में अगर हम लोग बात करें कि फील्ड करंट एक्साइटेशन जो है हम लोगों ने रेड्यूस कर दिया, फील्ड करंट एक्साइटेशन रेड्यूस कर दिया, मतलब ईएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईएफ की वैल्यू रेड्यूस हो जाएगी। मतलब सेकंड केस में ईएफ कहां पे आ जाएगा, देखिए ईएफ इसी एक्सिस में रहेगा, ईएफ इसी एक्सिस में रहेगा। और करंट के सारे कंक्लूजन, करंट एक ही बार आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईएफ अगर यहाँ पे है, वीटी यहाँ पे है, तो दोनों के बीच का ड्रॉप क्या होने वाला है, आईए एक्सेस होने वाला है। मतलब कि यहाँ का जो लेंथ है करंट का, यहाँ से जो भी कंक्लूजन मिलना है इस आईए एक्सेस लेंथ से आप ले सकते हैं। फेजर को और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में बना सकते हैं। अगर कोई कन्वेंशनल पेपर में आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार आईए को रिप्रेजेंट कर दीजिए, फिर बार बार अगेन एंड अगेन ड्रॉ करने की आपको आईए को जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगेन 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 हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको जरूरत नहीं है। एक बार ड्रॉ कर दिया दैट इज सफिशिएंट, फिर बाकी सब आईए एक्सेस से कंक्लूजन ले सकते हैं आप। अब आई एफ रेड्यूस कर दिया, मतलब ई एफ रेड्यूस हो गया, ई एफ रेड्यूस हो गया, तो सपोज करते हैं ई एफ रेड्यूस होके यहाँ पे चला है, राइट। ये देखिए इस फेजर लेंथ के कंपैरिजन में ये फेजर लेंथ कम है ना, मतलब रेड्यूस हो गया, तो ई एफ डबल डैश से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। वीटी यहाँ पे है, वीटी तो फिक्स रहने वाला है, वीटी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये नेशनल ग्रिड का वोल्टेज है। तो ई एफ यहाँ पे है, वीटी यहाँ पे है, तो सेकंड केस में आई ए एक्सेस कहाँ पे मिलेगा, इन दोनों के बीच का ड्रॉप, मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर दिए तो आई ए एक्सेस यहाँ पे मिलेगा। अब थर्ड केस में अगर हम लोग बात करें, एक्साइटेशन और रेड्यूस कर दिया, एक्साइटेशन और रेड्यूस कर दिया, मतलब ई एफ क्या हो जाएगा, और ज्यादा रेड्यूस हो जाएगा। तो ई एफ और रेड्यूस हो जाएगा, मतलब ई एफ रेड्यूस होके यहाँ पे चला आया, तो ई एफ ट्रिपल डैश यहाँ पे। वीटी यहाँ पे है जो कि फिक्स रहने वाला है तीनों केसेस में, ई एफ और ज्यादा रेड्यूस हो गया। इन दोनों के बीच का ड्रॉप क्या होता है, ये आई ए एक्सेस ड्रॉप होता है, दैट्स इट, आई ए एक्सेस ड्रॉप होता है, राइट। तो यही फेजर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है और कोई भी चीजें नहीं है। बाकी सारी चीजें क्लियर हैं आपको। तो ये वाला जो केस होगा देखिएगा, एक्साइटेशन के बारे में बात करें तो एक्साइटेशन किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर के बेसिस पे। क्यू आउटपुट होता है वीटी अपॉन एक्सेस ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वीटी। ई एफ कॉस डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि वीटी फिक्स है इन्फिनाइट बस का वोल्टेज, एक्सेस की वैल्यू सिंक्रोनस मशीन कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें वेरी करने वाली हैं। तो ई एफ कॉस डेल्टा एंड वीटी पे फोकस करिए। ई एफ कॉस डेल्टा की वैल्यू अगर वीटी से बड़ी है तो क्यू आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ध्यान देते हैं कब बड़ी है, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में अगर हम लोग देखें, ई एफ कॉस डेल्टा, ई एफ साइन डेल्टा, ये वाला लेंथ जो है वो ई एफ साइन डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला जो लेंथ होगा, ये ओवरऑल लेंथ इस एक्सिस में अगर रिजॉल्व करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगा ई एफ कॉस डेल्टा। तो ई एफ कॉस डेल्टा का लेंथ अगर वीटी से बड़ा है, वीटी का लेंथ क्या है, यहां से यहां तक देखने के लिए मिल रहा है, ई एफ कॉस डेल्टा फर्स्ट वाले केस में ड्रॉ करें तो ई एफ का लेंथ यहां से यहां तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ई एफ कॉस डेल्टा वीटी से बड़ा है, मतलब कि क्यू आउटपुट पॉजिटिव है, मतलब मशीन पॉजिटिव रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगी। मतलब मशीन कैसी है, ओवर एक्साइटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इस रीजन में, ये नॉर्मल एक्साइटेशन का रीजन है, इसके ऊपर जो है ओवर एक्साइटेड मशीन वर्क करेगी। और पावर फैक्टर क्या देखने के लिए मिलेगा, लैगिंग पावर फैक्टर। देखिए करंट से ही केवल लैग पावर फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, यहां से भी किया जा सकता है। आई एक्सेस यहाँ पे भी है ना, तो आई एक्सेस ये रेफरेंस एक्सिस है, इसके ऊपर रेफरेंस एक्सिस के ऊपर ऑब्जर्वर को रेफरेंस एक्सिस पे बैठाइए, ऐसे फेसिंग कराइए, राइट साइड जो होगा वो लैगिंग पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये इधर वाला जो साइड होगा वो पूरा का पूरा लैगिंग पावर फैक्टर रीजन होगा, ये पूरा इधर ऊपर वाला लैगिंग पावर फैक्टर रीजन है। और यहाँ पे मशीन कैसी ओवर एक्साइटेड है, क्यों, क्योंकि क्यू आउटपुट क्या है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वीटी से, वीटी के, जो कि इस वाले रीजन में, ऊपर वाले रीजन में ऑलवेज पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं इसको ओवर एक्साइटेड रीजन, मतलब यहाँ पे मशीन रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगी। ओवर एक्साइटेड मशीन ऑलवेज डिलीवर्स रिएक्टिव पावर, इतना कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा। ओवर एक्साइटेड है मशीन तो रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगी, अंडर एक्साइटेड है मशीन, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, कॉमन स्टेटमेंट है, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगी। क्योंकि प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने एग्जाम रेल के सीरीज में
इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हुए हैं हम लोग, राइट। तो ओवर एक्साइटेड है तो रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगी, अंडर एक्साइटेड है तो एब्जॉर्व करेगी। अब यहाँ पे देखिएगा रेड वाले पेन को एनालाइज करते हैं, रेड वाले कलर के पेन को। तो रेड वाले कलर का पेन यहाँ पे है ई एफ कॉस डेल्टा। ई एफ कॉस डेल्टा कहाँ पे होगा, इसका लेंथ यहाँ तक आएगा, ध्यान दीजिएगा। ई एफ कॉस डेल्टा कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। और वी टी कहाँ तक है, वी टी यहाँ तक है। तो वी टी माइनस ई एफ कॉस डेल्टा है, ई एफ सॉरी ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वी टी है, ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वी टी है। तो ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, वी टी की वैल्यू अगर बड़ी है, नेगेटिव वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। मतलब इधर वाले रीजन में, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वी टी के, ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। क्यों, क्योंकि वी टी की मैग्नीट्यूड जो है ई एफ कॉस डेल्टा से बड़ा है, Q नेगेटिव मिलेगा। मतलब कि रिएक्टिव पावर एब्जॉर्प्शन करेगी, और जो मशीन रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करती है उसको हम लोग कहते हैं अंडर एक्साइटेड मशीन, उसको हम लोग कहते हैं अंडर एक्साइटेड मशीन। पावर फैक्टर क्या मिलेगा, देखिए ई एफ यहाँ पे है, वी टी यहाँ पे है, मतलब इन दोनों के बीच का जो ड्रॉप होता है वो क्या होगा, आई ए थ्री एक्सेस ड्रॉप होगा, आई ए थ्री एक्सेस ड्रॉप होगा। और इसी ड्रॉप को से हम लोग कंक्लूजन ले सकते हैं पावर फैक्टर का। देखिए रेफरेंस एक्सिस क्या है, ये वाली है। यहाँ पे ऑब्जर्वर को बैठाइए, इधर फेसिंग करवाइए, तो राइट साइड जो होगा वो लैगिंग साइड होगा, और लेफ्ट साइड जो होगा वो लीडिंग साइड होगा। मतलब इधर का पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे मशीन वर्क करेगी। तो ये पूरा कंक्लूजन क्लियर होता है, सारी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने बिल्डअप किया और ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, राइट। तो किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा होगा तो एक बार रिकैप हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट का, फेजर कॉन्सेप्ट का, और इसी के बेसिस पे सारे कंक्लूजन सिंक्रोनस मशीन्स में लिए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फेजर था ये, जो कि एनालाइज करना जरूरी था। एक बार और हम लोग ड्रॉ करते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके, राइट। तो ये सारा स्टोरी था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंक्लूजन क्या देखने के लिए मिल रहा है, ई एफ के इंक्रीज, देखिए आई एफ इंक्रीज किया आपने तो क्या हुआ, ई एफ इंक्रीज हुआ। ई एफ इंक्रीज हुआ तो डेल्टा के में क्या फर्क पड़ेगा, डेल्टा रिड्यूस होगी या फिर डेल्टा इंक्रीज होगी। देखिए ई एफ फर्स्ट केस में मान लेते हैं यहाँ पे था, सेकंड केस में यहाँ पे था, थर्ड केस में यहाँ पे था। तो जैसे जैसे आप फील्ड करंट एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं, ई एफ की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ई एफ की वैल्यू क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ई एफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ होती है। आई एफ बढ़ेगा तो ई एफ भी बढ़ेगा, आई एफ घटेगा तो ई एफ भी घटेगा। तो ई एफ की वैल्यू यहाँ से यहाँ जब आई, तो ई एफ पहले केस में यहाँ पे था, सेकंड केस में कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो फर्स्ट केस का डेल्टा यहाँ पे था, सेकंड केस का डेल्टा यहाँ पे आया। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, रेड्यूस हो रही है, डेल्टा की वैल्यू रेड्यूस हो रही है, डेल्टा की वैल्यू रेड्यूस होगी। आई एफ और इंक्रीज किया, ई एफ और इंक्रीज हुआ थर्ड केस में जब आपने पहुंचा। तो यहाँ से यहाँ ये थर्ड वाली लाइन देखने के लिए मिल रही है, और वीटी से डेल्टा एंगल बना रही है। डेल्टा की वैल्यू क्या होती जा रही है, तीनों केसेस में रेड्यूस होते जा रही है। तो जैसे जैसे आई एफ इंक्रीज हो रहा है, ई एफ इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, रेड्यूस हो रही है। डेल्टा की वैल्यू अल्टरनेटर केस में रेड्यूस हो रही है। ई एफ के इंक्रीज होने से डेल्टा रेड्यूस होगा, ई एफ के रेड्यूस होने से यहाँ जब रेड्यूस किया फील्ड करंट एक्साइटेशन, यहाँ से यहाँ जब रेड्यूस किया तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। तो ये फिगर हम लोगों ने एनालाइज किया, राइट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो रिएक्टिव पावर का भी आपको आइडिया मिल गया होगा कि जब रिएक्टिव पावर पॉजिटिव होगा मतलब पावर डिलीवर हो रहा है, ओवर एक्साइटेड होगी मशीन। रिएक्टिव पावर अगर नेगेटिव है तो रिएक्टिव पावर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब अंडर एक्साइटेड होगी मशीन। तो ई एफ कॉस डेल्टा अगर वी टी के बराबर है तो नॉर्मल एक्साइटेशन है, ऑपरेटिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर। नॉर्मल एक्साइटेशन मतलब ना रिएक्टिव पावर दे रहा है ना ले रहा है, पावर फैक्टर कैसा होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। अगर वी से कम है मतलब अंडर एक्साइटेड है मशीन, रिएक्टिव पावर क्योंकि नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा, और जिसका मतलब है अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर। ई एफ कॉस डेल्टा अगर वी से ग्रेटर है तो ओवर एक्साइटेड होगी मशीन, ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर, राइट। तो ये फिगर था जो इसकी एनालिसिस हम लोगों ने किया। एक बार जस्ट और रिकैप ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिससे किसी भी तरीके का कोई डाउट ना बच जाए सेशन में। एक बार जस्ट हम लोग जल्दी से ड्रॉ करके देख लेते हैं।
तो अल्टरनेटर के रेस्पेक्ट में हम लोग ड्रॉ करते हैं फेजर। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर केस हम लोगों ने लिया हुआ है, फील्ड करंट एक्साइटेशन चेंज कर रहा है एंड किलोवाट आउटपुट कांस्टेंट है। पावर का दो एक्सप्रेशन होता है, वी टी आई ए कॉस फाई, एंड पावर का एक और एक्सप्रेशन होता है ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा, राइट। पावर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहां से हम लोगों को कंक्लूजन मिला। पावर क्या है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहां से कंक्लूजन मिल रहा है कि ऐसा केस लिया हुआ है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि इन्फिनाइट बस का वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होगा क्योंकि इन्फिनाइट बस। एक्सेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, मशीन कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो आई ए कॉस फाई, आई ए कॉस फाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिमिलरली ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो ई एफ साइन डेल्टा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो ये कंक्लूजन मिला। क्यू आउटपुट क्या होता है, क्यू आउटपुट इज इक्वल टू होता है वी टी अपॉन एक्सेस ई एफ कॉस डेल्टा माइनस वी टी, यही एक्सप्रेशन होता है। तो और एक कंक्लूजन लिखिए, ओवर एक्साइटेड मशीन delivers always deliver reactive power। ये चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, राइट, दोनों के लिए इक्वली वैलिड है, मशीन इसीलिए लिखा हुआ है। चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड मशीन, अंडर एक्साइटेड मशीन एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर, एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। नेक्स्ट हम लोग बात करें फेजर्स के रेस्पेक्ट में। तो चलिए ड्रॉ करना चालू करते हैं, क्योंकि अल्टरनेटर का फेजर ड्रॉ कर रहे हैं, वीटी यहाँ पे फिक्स रहता है, चाहे किसी का भी ड्रॉ करें, जनरेटर का चाहे मोटर का। आइए हम लोगों ने लैगिंग लिया हुआ है फर्स्ट केस को एनालाइज करने के लिए, यहाँ पे सम एंगल फाई देखने के लिए मिल रहा है। अब आइए से सम एंगल लेते हुए यहाँ पे हम लोगों ने आई ए एक्सेस ड्रॉ कर लिया, दिस इज आई ए एक्सेस, और वी और आई ए एक्सेस को ज्वाइन करने वाला जो फेजर होता है वो ई एफ होता है, राइट। ई एफ फर्स्ट केस में यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, दिस इज द रेफरेंस एक्सिस। ई एफ कॉस डेल्टा का लेंथ यहाँ पे होगा, सॉरी दिस इज डेल्टा एंगल, राइट। तो ई एफ साइन डेल्टा यहाँ पे होगा, साइन डेल्टा, एंड आई ए कॉस फाई कहाँ पे होगा, आई ए कॉस फाई यहाँ पे होगा, ये लेंथ आई ए कॉस फाई जो कि कांस्टेंट होगा। आई ए कॉस फाई का लेंथ यहां से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहां से यहाँ का जो एंगल है वही सेम एंगल इस रेफरेंस एक्सिस से यहाँ का देखने के लिए मिलेगा, वही सेम कंक्लूजन देखने के लिए मिलेगा। तो इस वाले रीजन में मशीन कैसी होगी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ई एफ कॉस डेल्टा इज ग्रेटर देन वी टी, मतलब कि क्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मतलब मशीन यहाँ पे कैसी रहेगी, ओवर एक्साइटेड रहेगी, ओवर एक्साइटेड रहेगी। क्यू पॉजिटिव होना मतलब कि ओवर एक्साइटेड रहेगी इस रीजन में। पावर फैक्टर क्या मिलेगा, इस रेफरेंस एक्सिस से आईए, आईए यहाँ पे भी है ना आईए, तो आईए के जितने भी कंक्लूजन है आप इस आईए से कमेंट कर सकते हैं। तो इस रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आईए ये वाला कहाँ पे है, राइट साइड में है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर आपने बैठाया हुआ है, फेसिंग इस डायरेक्शन में किया हुआ है, तो आईए क्या है, राइट साइड में देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ये वाला जो रीजन होगा, ये रीजन जो होगा वो लैगिंग ऑपरेटेड पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स इट। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम लोग सेकंड केस में, क्योंकि ये किलोवाट आउटपुट कांस्टेंट किए हुए हैं, मतलब ईएफ कांस्टेंट है, अब हम लोग रफली ड्रॉ कर रहे हैं ना, देख लीजिएगा आप लोग। ईएफ को रेड्यूस कर देते हैं सेकंड केस में, कि फील्ड करंट एक्साइटेशन रेड्यूस कर दिया, ईएफ यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है वीटी और ईएफ के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग कहते हैं, सॉरी वीटी और आईए एक्सेस, सॉरी वीटी और ईएफ को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो आईए एक्सेस होती है, तो ये लाइन आईए एक्सेस यहीं पे होगी। ये वाला जो एंगल है सेकंड एंगल आ गया फाई, ये एंगल आ गया सेकंड एंगल फाई। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, बताइएगा ई एफ कॉस डेल्टा की वैल्यू, ई एफ कॉस डेल्टा
लेस देन वीटी है ना, यहाँ पे देखिएगा ई एफ साइन कॉस डेल्टा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और वीटी कितना आ रहा है, वीटी इतना आ रहा है। तो वीटी से कम है, मतलब कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब रिएक्टिव पावर का एब्जॉर्प्शन होगा, मशीन कैसी होगी, अंडर एक्साइटेड होगी। तो इस रीजन में मशीन कैसी होगी, अंडर एक्साइटेड रीजन होगा, ये पूरा का पूरा अंडर एक्साइटेड रीजन। पावर फैक्टर क्या होगा, तो इस रेफरेंस एक्सिस से ये वाला आई ए कहाँ पे लैगिंग पोजीशन पे है कि लीडिंग, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड में है, मतलब ये लीडिंग पावर फैक्टर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर रीजन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, थर्ड वाले केस में एनालाइज करें तो ग्रीन कलर के पेन से हम लोग कर सकते हैं, ईएफ को और इंक्रीज किया हम लोगों ने, और यहाँ पे अगर रखते हैं ईएफ को, तो इन दोनों के बीच का जो ड्रॉप होगा वो आई एक्सेस ड्रॉप होगा, पता है हम लोगों को। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ई एफ कॉस डेल्टा इज इक्वल टू वीटी देखने के लिए मिल रहा है, मतलब क्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, जीरो, मतलब कि ना तो रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है ना तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, नॉर्मल एक्साइटेशन होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन होगा, और किसी भी तरीके का रिएक्टिव पावर की ना डिलीवरी होगी ना एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब पावर फैक्टर क्या होगा, यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। और आपको रेफरेंस एक्सिस पे ये आईए देखने के लिए मिल रहा है, रेफरेंस एक्सिस पे रखा हुआ है, ना तो लैग कर रहा है ना तो लीड कर रहा है, मतलब कि कैसा है, यूनिटी पावर फैक्टर है। तो ये फेजर की एनालिसिस हुई। नेक्स्ट सेशन में इन फेजर्स पे और भी बात करेंगे हम लोग, और जनरेटर के केस में जब किलोवाट आउटपुट चेंज करे और फील्ड करंट एक्साइटेशन कांस्टेंट रहे, उस पर्टिकुलर केस में एनालाइज करेंगे, तो और भी ज़्यादा बेटर आइडिया हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा सेशन को, जिससे हम लोग एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहें और इस तरीके की ब्यूटीफुल सेशंस आपको मिलते रहें, राइट। तो और भी कुछ कुछ है फेजर डायग्राम में जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे और आइडिया क्रिएट करेंगे, ओवरऑल फेजर्स में अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सेशन का, स्टार्टिंग से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आशा करते हैं आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट बिलो, दिस इज द फेजर डायग्राम, दिस इज द थिंग, राइट। तो इसी तरीके के और भी सेशंस के लिए एग्जाम रेल के इस कॉन्सेप्ट में बने रहिए। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग फेजर्स पे ही बात करेंगे और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे सिंक्रोनस मशीन में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।